जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीजीएस एकेडमी पे। दोस्तों फिर से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हमारे स्लाइड में होने वाले हैं। दोस्तों फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को और उसका कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे कि और उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है राप्ती, ऑप्शन सी है सरयू और ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल। देखिए नदी से रिलेटेड, नदी के किनारे स्थित शहर से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है तो सरयू नदी के किनारे। अगर पूछ ले गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है तो राप्ती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, फिरोजपुर सतलज नदी और अजमेर लूनी नदी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए पूछे अगर अयोध्या तो सरयू नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, लखनऊ गोमती नदी, श्रीनगर झेलम नदी और बद्रीनाथ अलकनंदा, फिरोजपुर सतलज नदी और अजमेर लूनी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है तो देखिए गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, पटना, हाजीपुर। ये देखिए आपके सामने लिखा है क्या क्या, हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, पटना, हाजीपुर। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है तो मथुरा, इटावा, आगरा, दिल्ली, न्यू दिल्ली। कौन कौन? मथुरा, इटावा, आगरा, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2000, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2008 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2010। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। अब आगे देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी है आर्टिकल 18, ऑप्शन सी है आर्टिकल 19 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 20। देखिए मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। लेकिन ये सारे फंडामेंटल राइट हमारे भारतीय नागरिकों को तो मिले हैं, लेकिन जो विदेशी नागरिक अगर भारत में आते हैं तो क्या ये सारे फंडामेंटल राइट उनको दिए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट उस विदेशी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। देखिए याद कीजिए 15 आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सारे आर्टिकल केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19। यानी कि आर्टिकल 19 जो है वो केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। कौन कौन? एक साथ याद कीजिए कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये सारे आर्टिकल केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किससे होता है। ऑप्शन ए है यीस्ट, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोया और ऑप्शन डी है कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सोमैटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका। देखिए इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कोशिका विभाजन जो है वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन? एक को बोलते हैं हम लोग असूत्री विभाजन, दूसरे को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, तीसरे को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। देखिए तो असूत्री विभाजन किस में होता है? ये छोटे छोटे जीवों में होता है, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवों में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन। सम का मतलब क्या? सेम, जितना टूटा अगर उतना ही बन गया तो ये समसूत्री विभाजन होता है। तो ये किस में होता है? कायिक कोशिका यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो किसके थ्रू बनती है? तो वो समसूत्री विभाजन माइटोसिस के थ्रू बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। तो ये जो है जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है। देखिए कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यानी कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो क्या होता है, वहां का एरिया, वहां का सेल डेड हो जाता है, तो वहां किस डिवीजन, किस सेल डिवीजन के थ्रू वहां पे नया कोशिका बनता है, तो ये हो जाएगा समसूत्री विभाजन के द्वारा। आगे देखते हैं छिपकली तथा चूहा का पूंछ जो है वो भी समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन
कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा की कोशिका, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ऑप्शन सी है फीमेल के अंडाणु की कोशिका और ऑप्शन डी है मेल के स्पर्म की कोशिका। देखिए यहाँ से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन? तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कि समस्त जीवों में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी है। फिर पूछा जाएगा समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका। फिर पूछा जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, साथ ही साथ मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमेल के अंडाणु की कोशिका। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि समस्त जीवों में जितने भी जीव इस धरती पे पाए जाते हैं उन सब में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, अगला देखते हैं समस्त जीवों में अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी कोशिका, तो ये क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु होता है जिसकी कोशिका समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है। अब अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ये फीमेल के अंडाणु की कोशिका, फीमेल के ओवम की जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये कौन हो जाएगा? तो मेल के स्पर्म की कोशिका, ये शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत रहता है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, कभी भी टिक नहीं करना है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ना कि सबसे बड़ी कोशिका। तो चलिए देखते हैं अगला स्लाइड और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है गति और ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है दाब तथा ऑप्शन डी है थ्रस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक और ऑप्शन डी है मोजले। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? जे थॉमसन। अब देखिए केवल इलेक्ट्रॉन के ही नहीं, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, अगर पूछे प्रोटॉन के तो गोल्डस्टीन, अगर पूछे न्यूट्रॉन के तो जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इसके बाद और क्या क्या पूछा जा सकता है? तो पूछा जाएगा न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? देखिए ये भी एक पार्टिकल होता है एटम का ही, तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पाउली ने। अगर पूछे बोसोन नामक कण की खोज किसने की थी? तो सत्येंद्र नाथ बोस। अगर आपसे पूछे परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो मोजले ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? तो डेमोक्रेटिस। चलते अगले स्लाइड पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन और ऑप्शन डी है गोल्डस्टीन। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा जे थॉमसन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संगीत की चर्चा किस वेद में है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स से संगीत और स से सामवेद। संगीत की चर्चा सामवेद में है। देखिए इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? देखिए ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। सामवेद में संगीत की चर्चा है। स से सामवेद, स से संगीत की चर्चा। आगे देखते हैं यजुर्वेद में युद्ध, यज्ञ और बलिदान की चर्चा। य से यजुर्वेद और य से युद्ध, ऐसे याद रख सकते हैं। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, अथर्ववेद में चिकित्सा, जादू टोना और वशीकरण की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया और देखा कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए हमें कि आप और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही 10 नए क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।